Hello everyone, welcome to my channel. We are studying chapter number 13 these days. The introductory video of this chapter has already been done. अगर आपने नहीं देखा तो एक बारी वो देखने के बाद आप एबायोटिक पे आओगे तो आपको ज़्यादा समझ जाएगा, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स जो कि इकोसिस्टम में होते हैं। सो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, उसके बाद हम आएंगे वाटर पे, देन हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में एंड उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे सॉइल पे। अब टेम्परेचर हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे टेम्परेचर एक इंडिविजुअल की लाइफ को अफेक्ट करता है। अब बच्चों, अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ एक इमेजिनरी लाइन से डिवाइडेड है बीच में से, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री। अगर हम 23.5 डिग्री नॉर्थ पे चलते हैं ऊपर, तो ये इमेजिनरी लाइन होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री वाली लाइन होती है हमारी इक्वेटर, और 23.5 डिग्री अगर आप साउथ पे चलते हो तो ये होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ केप रीकॉन, ठीक है। अब इस जोन के बीच में ये जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ये हमारी कौन सी जोन है बच्चों? ये हमारी है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन में याद रखना हमेशा टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, राइट। टेम्परेचर हाई होता है। अब देखो, अगर जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा होता जाएगा? लो होता जाएगा। डाउन एरो का मतलब है लो और अप एरो का मतलब है हाई। सेम कंडीशन जब हम साउथ की तरफ जाएंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तब भी हमारा टेम्परेचर लो होता जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं 7, हर एक कॉन्टिनेंट एक पर्टिकुलर जोन में आता है। अब हर एक कॉन्टिनेंट एक पर्टिकुलर जोन में आता है तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्टेड टेम्परेचर है। जो भी ट्रॉपिकल जोन में आएगा वहाँ टेम्परेचर हाई होगा, अगर वो ट्रॉपिकल जोन से ऊपर जा रहा है तो टेम्परेचर लो होगा। यानी यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स की, ये अलग अलग होगी, बिकॉज हर एनिमल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए। वो उसके बेसिस पे अपनी दैट एनिमल वुड बी रेस्ट्रिक्टेड बेसिंग अपॉन इट्स टेम्परेचर टॉलरेंस। आपने टेम्परेचर टॉलरेंस के बेसिस पे 2 टाइप्स के एनिमल्स पढ़े हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, राइट। कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं। वार्म ब्लडेड जैसे कि हम हैं, हम अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते, राइट। सो हर एक एनिमल की अपनी एक टॉलरेंस होती है कि वो कितना टेम्परेचर बियर कर पाएगा, राइट। सो जो एनिमल वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बियर कर पाते हैं उन्हें हम कहते हैं यूराइथर्मल। सो ये जो यूराइथर्मल हैं, ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को बियर कर पाते हैं। मीन्स अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा तो भी ये रह पाएंगे। अब आप एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोथर्मल वेंट्स पानी के नीचे ओशन में होती हैं, राइट। ओशन में डीप वाटर में होती हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। क्या वहाँ में बैक्टीरिया नहीं मिलता? वहाँ भी हमें बैक्टीरिया मिलता है, तो दैट मीन्स वो बैक्टीरिया यूराइथर्मल की कैटेगरी में आता है। इसके कॉन्ट्रास्टिंग में यूराइथर्मल की जो ऑपोजिट टर्म है, एंटोनिम जो इसका है, वो है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल का मतलब है नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर ही ये बियर कर पाएंगे, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकते। अब आप एग्जांपल लो, जो एंटार्क्टिका में एनिमल्स हैं उनको बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, तभी तो दे आर बीइंग फाउंड देयर, राइट। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे कैमल।
So यूराइथर्मल means it can bear wide range of temperature. स्टेनोथर्मल का मतलब है, ये स्टेनो और यूराई आपको क्लियर होने चाहिए. स्टेनो का मतलब नैरो, यूराई का मतलब वाइड. सो कोई भी एनिमल, उसकी क्या टॉलरेंस लिमिट है, क्या टॉलरेंस लिमिट है फॉर टेम्परेचर, रेस्ट्रिक्ट करता है कि वो ग्लोब में कहाँ पाया जाएगा. राइट. सो टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. और टेम्परेचर जो है, हमारे बॉडी में एंजाइम्स भी होते हैं. राइट. एंजाइम्स जो है वो बायो कैटलिस्ट हैं, जो कि खाने को फास्टली डाइजेस्ट कर देते हैं. और आपने पढ़ा था ग्रेड 11th में कि हर एक एंजाइम को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है एक्ट करने के लिए. ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स 40 डिग्री सेल्सियस तक ही एक्टिव होते हैं. अगर इसके बाद आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो एंजाइम्स जो है वो डीनेचर, इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं. राइट. सो हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिपेंडिंग अपॉन वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड सिस्टम्स अलग अलग है. उनकी क्या टॉलरेंस लिमिट है, इस बेसिस पर वो ग्लोब पर पाए जाएंगे. ठीक है. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा वाटर. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में. सो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है. विदाउट इट हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, बिकॉज हमारी ही 70% जो है बॉडी वो वाटर से बनी हुई है. अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं. ऑफ कोर्स जो पानी में रहता है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. जो टेरेस्ट्रियल हैं वो क्या करते हैं, वो ज़मीन पे रहते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर से लेते हैं. बट जो एक्वेटिक हैं उनकी जो ऑक्सीजन बॉडी में जाती है वो जिस पानी में रहते हैं उसी के अंदर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसी से उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है. राइट. सो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो डेजर्ट में रहते हैं उनको वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है. तो वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है तो वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स भी ऐसे ही पाए जाते हैं. प्लांट्स जो है वो जनरली कैक्टस वहाँ मिलता है, डेजर्ट अडेप्टेशन शो करता है. एनिमल्स भी जेरिक या डेजर्ट अडेप्टेशन शो करते हैं. कैमल की वाटर रिक्वायरमेंट कम है, हम्प होता है उसके बैक पे. राइट. सो हर जगह जो आपको पर्टिकुलर जैसी कंडीशंस हैं, एनिमल्स अपने आप को वहाँ सेटल कर लेते हैं अगर वहाँ उन्हें रहना है तो. अदरवाइज वो छोड़ भी सकते हैं. हम इसके बारे में भी बात करेंगे. सो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में वाटर की रिक्वायरमेंट कम है. एक्वेटिक में वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है, बिकॉज वो पानी से ही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेंगे. अब जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक कंडीशंस में भी दो तरीके के आपको एनिमल्स मिलेंगे. एक तो होंगे फ्रेश वाटर और एक होंगे मेरीन एनिमल्स. फ्रेश वाटर एनिमल्स सॉल्ट की कंसंट्रेशन में नहीं रहते, जबकि मेरीन जो है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन में रहते हैं. अब एक बात याद रहे, जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं वो मेरीन में नहीं रह सकते. जो मेरीन के एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते. क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर सॉल्ट की कंसंट्रेशन में, फ्रेश वाटर एनिमल सॉल्ट की कंसंट्रेशन में नहीं रह सकते. अगर आप फ्रेश वाटर को सॉल्ट की कंसंट्रेशन में डाल दोगे तो उनके अंदर हो जाएगी एक्सोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस से सारा पानी H2O जो है वो आउट हो जाएगा एंड दे विल डाई, दे विल श्रिवल. इसी तरीके से मेरीन एनिमल सॉल्ट की कंसंट्रेशन में रहते हैं, फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा. एंडोऑस्मोसिस से पानी अंदर चला जाएगा. अंदर जाने से, ज़्यादा वाटर जाने से बॉडी बर्स्ट हो जाएगी एंड अल्टीमेटली दे विल डाई. दैट मीन्स इनको एक डेफिनेट कंसंट्रेशन चाहिए और उसी के बेसिस पे ये सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. अब पानी की कंसंट्रेशन, पानी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन आपको मेंशन करी गई है PPT में, जिसका मतलब है पार्ट्स पर
1000। ये आपको लर्न होना चाहिए, पार्ट्स पर 1000। अगर आप इनलैंड वाटर की बात करो, इनलैंड वाटर की बात करें तो इसमें होता है आपका लेस देन 5 ppt। आपको ये जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये आपको लर्न करने हैं, राइट। इनलैंड वाटर आपको दिया गया है कि इसमें लेस देन 5 ppt होता है। नेक्स्ट आपको दिया गया है एग्जाम्पल सी वाटर का। सी वाटर में 30 to 35 पार्ट्स पर 1000 होते हैं, राइट। और आपको दिया गया है हाइपर सेलाइन लेगून का एग्जाम्पल, और हाइपर सेलाइन लेगून में जो सॉल्ट कंसेंट्रेशन है वो है मोर देन 100% और पीपीटी, ठीक है। अब आप देखो, एज वी आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम इनलैंड वाटर टू सी टू लेगून, जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रही है। इनलैंड वाटर में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम है, सो कैन वी राइट हेयर स्टेनोहेलाइन, क्योंकि ये नैरो सॉल्ट कंसेंट्रेशन को शो कर रहा है। स्टेनो मीन्स नैरो, हेलाइन मतलब सॉल्ट कंसेंट्रेशन। जबकि अगर हम हाइपर सेलाइन लेगून की बात करें तो ये हमारी किस कैटेगरी में आता है? सॉरी, इट वुड बी यूराई हेलाइन। ओके, यूराई हेलाइन मीन्स वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसेंट्रेशन। सो जो एनिमल्स नैरो रेंज को टॉलरेट करेंगे वो स्टेनोहेलाइन की कैटेगरी में आएंगे, जो वाइड रेंज को टॉलरेट करेंगे वो आपकी यूराई हेलाइन की कैटेगरी में आएंगे। सो वाटर कैसे अफेक्ट करता है? डेजर्ट एनिमल्स की अलग रिक्वायरमेंट है, एक्वेटिक की अलग है। एक्वेटिक में सॉल्ट भी डिफाइन करता है, राइट। सो अगर कोई एनिमल एक्वेटिक कंडीशंस में रहता है, राइट, एक्वेटिक कंडीशंस में रहता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है पानी की। केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, सॉल्ट कंसेंट्रेशन। फ्रेश वाटर के लिए, फ्रेश वाटर एनिमल है, अगर उसको मेरीन वाटर दे दिया तो उसके लिए वाटर तो लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अगर पानी ही कम होगा या उसको जो चाहिए वो नहीं होगा, दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई। अगर सही पीएच नहीं मिला तो भी वाटर लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। सो एक्वेटिक एनिमल्स अगर वाटर प्लेंटी में है बट उस क्वालिटी का नहीं है जो उन्हें चाहिए, वाटर विल बिकम लिमिटिंग एंड इट विल किल दोज ऑर्गेनिजम्स। सो ये आपको 2 पॉइंट्स अच्छे से याद होने चाहिए कि एक्वेटिक कंडीशंस में chemical composition of the water is important and the pH in which they are residing, it is also important. Next we are coming on to the abiotic factor, which is the third abiotic factor, जिसमें हम बात करते हैं लाइट की। अब आपको पता है जो बेसिकली फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में होती है वो प्लांट से होती है, क्योंकि प्लांट्स लाइट को यूज कर कर ही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और सोलर एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तभी ये केमिकल एनर्जी बाकी कंज्यूमर्स के अंदर जाती है जो कि इकोसिस्टम में रिसाइड करते हैं और बायोटिक है। सो लाइट की रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स इट इज मोर by the plants and then only the flow of energy happens. But अगर हम animals की बात करें तो कुछ ऐसे animals होते हैं जो कि night में active होते हैं. So nocturnal animals are the ones that are active at the night time. But जो आपके diurnal होते हैं, they are active during the daytime. So they are active at डे टाइम। ये आपको टर्म्स जो है नॉक्टर्नल और डायर्नल जब आप अपने क्वेश्चन में मेंशन करोगे, आपसे अगर कोई क्वेश्चन आया व्हाट आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, यू नीड टू नो द एनिमल्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, और आउल इसका बहुत प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। डायर्नल में
आप लिख सकते हो ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स दे आर डायर्नल बिकॉज दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे। अब अगर हम बात करें वाटर बॉडी की, सी या ओशन की, देयर इज़ अ डेफिनेट डेप्थ। ये मान लें कि ये हमारा सरफेस है, राइट, यहाँ से हमारा पानी का लेवल है और ये सब आपका पानी है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे हमारा सन हो गया, राइट। अब सन की जो रेडिएशंस हैं वो मान लो ये सी जोन तक आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा जोन हो गया? फोटिक जोन, जहाँ पे लाइट कैन पेनिट्रेट। लाइट कैन पेनिट्रेट का मतलब लाइट अंदर जा सकती है, तभी हमने फोटिक का मतलब लाइट जाना। और जो आपकी ये जोन है ये आपकी ए फोटिक जोन है, यानी यहाँ पे लाइट नहीं जा रही। तो फोटिक और ए फोटिक में जो एनिमल्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जिनकी लाइट की रिक्वायरमेंट है वो फोटिक जोन में आएंगे, जिनकी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ए फोटिक जोन में आएंगे। बट हमेशा बच्चों याद रखना, फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा फोटिक से ए फोटिक में होगा, क्योंकि आपको पता है कि वाटर में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब है, फाइटो मतलब प्लांट्स, प्लैंक्टन्स मतलब माइक्रोस्कोपिक, मीन्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो वाटर बॉडी में मिलते हैं, ये वही प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करेंगे और फ्लो इकोसिस्टम में या सी के इकोसिस्टम में होगा। सो आपका जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो आपका मिलता है सी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर मिलता है, राइट। सो हमेशा याद रखना कि फोटिक जोन से ही एनर्जी फ्लो होगा, बिकॉज प्लांट्स हमारे फोटिक जोन में ही मिलेंगे, बिकॉज दे हैव टू डू फोटोसिंथेसिस, सो दे वुड बी रिक्वायरिंग लाइट। और ए फोटिक जोन में हमेशा वो एनिमल्स होते हैं जिनकी लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई होप दिस इज क्लियर। अब बच्चों एक और बात, यहाँ पर हमने फोटो पीरियड भी पढ़ना है। फोटो पीरियड हमने ग्रेड 11th में पढ़ा था कि प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, और इसी लाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लांट वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज पे आता है। अब अगर हम प्लांट की वेजिटेटिव फेज की बात करें तो हम बात कर रहे हैं उसकी स्टेम की लेंथ की, नंबर ऑफ लीव्स की, लेंथ ऑफ रूट की। बट हम जब रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं तो दैट मीन्स हम ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग की बात करते हैं। उस टाइम पे फ्लावर का आना मतलब रिप्रोडक्टिव फेज हैज़ बीन स्टार्टेड। सो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में जब प्लांट आता है तो उसकी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, तभी वो कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव फेज में, यानी वो तभी फ्लावर्स का प्रोडक्शन करेगा। तो इस बेसिस पे आपने पढ़ा था कि प्लांट कैन फॉल इन द कैटेगरी ऑफ शॉर्ट डे प्लांट, और इट कुड कम इन द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग डे प्लांट, और या फिर थर्ड कैटेगरी हो सकती है डे न्यूट्रल प्लांट। अब प्लांट को कितनी लाइट चाहिए कि वो वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आए, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। अगर आप किसी प्लांट का क्रिटिकल पीरियड 4 घंटे की लाइट का है, अगर वो 4 घंटे से पहले ही फ्लावरिंग या बड की अकरेंस शो कर देता है तो वो शॉर्ट डे प्लांट है। अगर वो 4 घंटे के बाद करता है तो वो लॉन्ग डे प्लांट है। और जिस प्लांट पे कोई असर नहीं होता दिन और रात की रोशनी का या दिन और रात के समय का, ड्यूरेशन का, उसको हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। सो शॉर्ट डे प्लांट्स दे विल ऑलवेज फ्लावर बिफोर देयर क्रिटिकल पीरियड, लॉन्ग डे प्लांट्स विल ऑलवेज फ्लावर आफ्टर देयर क्रिटिकल पीरियड, and day neutral plants they will not have any effect of daytime or night time. Okay, so light is a very important factor. Basically the energy is driven in our ecosystem because of the photosynthesis that can only happen in the light. अब हम आते हैं बच्चों लास्ट फैक्टर पे, जो कि है हमारा सॉइल। अब आपको पता है सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर से एबायोटिक, कैसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है? क्योंकि प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो किस में ग्रो करते हैं? सॉइल में।
सॉइल कौन सी प्रोसेस से बनता है? विथरिंग से। विथरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स टू फॉर्म द सॉइल। अब किस रॉक की विथरिंग हो रही है, राइट, और उससे कैसा सॉइल बनता है, ये सीधा सीधा इस बात पे डिपेंड करता है कि उस रॉक की कॉम्पोजिशन क्या है। इस बात पे सॉइल की प्रॉपर्टीज डिवाइड होंगी। हमने प्रैक्टिकल में ये देखा था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का हमने एक प्रैक्टिकल करा था, जिसमें हमने 2-3 सैंपल्स लिए थे अलग अलग सोर्सेज से, और हमने देखा था कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। तो हर सॉइल की, अगर आप लोमी ले रहे हो, सैंडी ले रहे हो, क्लेई सॉइल ले रहे हो, सबकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर दैट सॉइल पार्टिकल्स कैन होल्ड, इट वुड बी डिफरेंट। सॉइल मॉइस्चर, हर सॉइल का रिटेन करने का अलग अलग एबिलिटी है। हर सॉइल की पीएच अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है, राइट। आपने लोमी सॉइल अगर देखा हो तो लोमी सॉइल की जो कॉम्पोजिशन है वो अलग है, सॉइल का टेक्सचर अलग है, सॉइल का पार्टिकल साइज अलग है। कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं सॉइल की जो कि डिपेंड करती हैं वो किस रॉक से बन के आ रही है, राइट। सो जो एक्वेटिक कंडीशन में एनिमल्स रहते हैं सी और ओशन में, उनमें जो बेंथिक एनिमल्स हैं, बेंथिक एनिमल्स वो होते हैं जो बेस के साथ रेस्ट्रिक्ट रहते हैं, सरफेस के साथ रेस्ट्रिक्ट रहते हैं सी या ओशन की, राइट। सो वो उनकी जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो अलग है। हर एक प्लांट की अलग अलग सॉइल की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग सॉइल पीएच की रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको एसिडिक पीएच वाले कंडीशंस चाहिए। अगर हम कहते हैं कि कोई फील्ड में सॉइल ग्रो कर रही है और वहाँ पर सॉइल का पीएच बेसिक है, सडनली एसिड रेन आ गई। हमने पढ़ा था ना लोअर क्लासेस में कि एसिड रेन जो है वो एसिडिक पीएच कर देती है, जिसकी वजह से जो प्लांट वहाँ बेसिक एल्कलाइन कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, अब उनका पीएच या तो न्यूट्रल हो जाएगा या एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि पीएच जो एल्कलाइन है वो 7 to 14 रेंज करता है। अगर स्लाइटली एसिडिक आया तो माइट भी न्यूट्रल पीएच हो जाए, है ना। वैल्यू अगर किसी सॉइल की 10 है, ऊपर से बारिश पड़ी तो 10, 9, 8, 7 हो सकता है, और एसिडिक रेन पड़ी तो इट कुड गो बिलो 7, और बिलो 7 का मतलब है एसिडिक कंडीशन। तो आपने कंडीशन तो डिस्टर्ब कर दी ना, अब वो प्लांट नहीं ग्रो करेगा। तो हर एक प्लांट को एक प्रॉपर पीएच चाहिए, सॉइल की कॉम्पोजिशन चाहिए जो उसकी ग्रोथ को डिफाइन करेगा। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें हमने पढ़ा टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। आई होप you have understood all the 4 factors, how they could affect the ecosystem. If you have liked my video, please don't forget to share it with your friends, and if you haven't subscribed yet, please do so. If you have any of the questions, you can leave in the comment. I'll be back with you. Thank you.